बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में लेसन नंबर 43 को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखें, एक उन्होंने नोट्स के अंदर ये एक कम्युनिकेशन डायलेमा को डिस्कस किया हुआ। सबसे पहले उसने फेसिंग अ कम्युनिकेशन डायलेमा, इसका मतलब है कि एक फ़र्द ने या किसी भी बंदे ने जो है किसी मुश्किल को जो है वो फ़ेस किया है। डायलेमा होता है किसी मुश्किल को, डबल मुश्किल को जो है फ़ेस करना। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है ब्रैड कीज़ एक बंदे का नाम है। वो ये बिलीव करता है, ठीक है, कि कम्युनिटी जो है वो एक की है हमारे लिए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सक्सेस की क्या है। ठीक है, तो यानी आपकी कामयाबी की क्या जो है वो राज है। तो वो ये यहाँ पे कह रहा है कि उसकी सक्सेस का की क्या है। हिज कंपनी द कीज ग्रुप ऑपरेट, उसकी कंपनी थी, ठीक है, 11 KFC द कीज ग्रुप, जिसमें जो कि एक रेस्टोरेंट की थी, ठीक है, फूड रेस्टोरेंट की थी। अब वो क्या कह रहा है कि जब उसने स्टार्ट की ना, तो तकरीबन यानी उसका एक बिजनेस था। उसने कहा कि एक अच्छा टेस्ट देना ही जो है वो उसके लिए कामयाबी नहीं है। मतलब वो 50% ये था कि वो एक अच्छा टेस्ट दे रहा था लोगों को। ठीक है, तो वो कह रहा था कि ये इसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि वो क्या करना चाहता है, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। कैसे कि जिसमें वो लोगों को लोन देगा, ठीक है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उसके साथ डिस्कस करेंगे। यानी वो अपने आप को एक जो है वो फेमस होना चाहता था, या ये कह लें कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। तो चाहता था कि लोग मुझे जो है पहचाने कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मतलब तो वो इसके लिए वो ये सोच रहा था। ये सारी स्टोरी उन्होंने इसलिए डिस्कस की है कि वो ये सोच रहा था कि वो ये जो है काम, यानी कि बिग कंपनी जो इसके साथ जो है वो डील करें, ये वो तो वो कैसे करे, कस्टमर्स टू ट्रस्ट हिम, बट हाउ, कि वो कैसे करे ये सारी चीज़ें ना, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कन्विंस करे कि वो उसके साथ जो है वो बिज़नेस करें। तो उसके लिए जो है उसने यही कहा था कि हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो लिसनिंग है, जो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में उसने डिस्कस किया है। आगे हमारा टॉपिक है प्रिपेयरिंग टू स्पीक, कि जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी मीटिंग में जाना है, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो सबसे पहले आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं वहाँ पे बोलूँगा क्या। तो यही है कि आपने अपनी स्पीकिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमने देखिए, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट प्रिपेयरिंग, डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग स्पीचेस। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये लिखना है, यू नीड टू, कि हमें डिफाइन योर पर्पस, यानी हमें सबसे पहले अपने पर्पस को डिफाइन करना है कि वो प्रेजेंटेशन है किस चीज़ पे। तो इसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं, योर पर्पस इज़ योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, कि जिस पर्पस के लिए मैं वो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ उसका पर्सनल पर्पस क्या है, उसका मिशन क्या है, मेरी स्टेटमेंट क्या है। जैसे एक टॉपिक होता है ना, जैसे मैंने देना है वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, तो वो मेरा पर्सनल पर्पस होगा, मेरा टॉपिक होगा, मेरी स्टेटमेंट होगी। हु यू आर एज अ पर्सन, आप कौन हैं, और एज अ टीम मेंबर वेयर यू वर्क, आप कहाँ काम करें, एंड आइडेंटिफाइज योर पर्पस, मतलब कि आपने अपना पर्पस इस तरीके से डिफाइन करना है। दूसरा हमारा पॉइंट होता है एनालाइज योर ऑडियंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो अडॉप्ट कर रही है, वो इंटरेस्ट ले रही है जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनको समझ आ रही है। एनालाइज यही होता है कि हमने जज करना है कि जो बंदे बैठे इस मेरी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, वो मेरी स्पीच को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो समझ रहे हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट होता है डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स, कि एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आप अपने पॉइंट्स को वन बाय वन जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए ये वाला, तो आपने इसके अंदर 3 पर्पस डिफाइन करने होते हैं। आप ये जो अंदर वाला है ना, ये आप अपने कॉन्सेप्ट से ही लिख सकते हैं। बस सिर्फ आप ये हेडिंग याद करें कि हमने डिफाइन योर पर्पस करना होता है, अपना पर्पस डिफाइन करना होता है, एनालाइज योर ऑडियंस, और डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स। अब इसको हम, ये जो थर्ड पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखें, डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट, जब आपने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने होते हैं तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। या तो आप इसको रीड कर लें, या फिर आप इसको रीड कर लें, एक ही है, सॉरी।
इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। हम एक पूरी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैं ये आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर जो है वो दे रही हूँ, ये मैंने पहले प्रिपेयर की है, ठीक है। मतलब मैंने पहले इसको डिज़ाइन किया है, फिर मैंने इसकी जो अंदर डाटा लिखा है उसको मैंने एक बार रीड किया है, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से समझाना है। फिर आगे है प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन। फिर मैं प्लान करती हूँ कि मैंने कौन से पॉइंट को किस तरीके से बयान करना है। स्टेप 3 में देखें एनालाइज योर ऑडियंस। फिर मैं ये देख, आप मेरी ऑडियंस है, ठीक है। जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मैं ये एनालाइज करती हूँ कि जो मैंने लेक्चर दिया है उसका क्या फीडबैक है, ठीक है। तो उसके बाद होता है सिलेक्ट अ टॉपिक। अब मैंने आपको प्रेजेंटेशन देनी थी तो मैंने सबसे पहले एक टॉपिक सिलेक्ट किया, यानी कि मेरा लेसन नंबर 43 है और उसका कुछ टॉपिक का नाम भी है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि जब स्टार्टिंग में आउटलाइन देते हैं ना हम एक लेसन की, वो आउटलाइन कह लें या ये जितने भी मैं हेडिंग्स दे रही हूँ ना, मेन हेडिंग्स जो हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर, अगर उनको मैं इकट्ठा करके ऊपर आउटलाइन के साथ लिख दूँ तो मेरे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमने इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है। मेन लेक्चर के अंदर डिटेल होती है और ऑब्जेक्टिव के अंदर उसकी एक एक आउटलाइन होती है। जैसे कि जब न्यूज़ हम सुनते हैं तो वो हेडलाइंस देते हैं, हमें हेडलाइंस पहले दे देते हैं, उसके बाद उनकी डिटेल्स देते हैं। उसके बाद 6 देखें प्रिपेयरिंग द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशंस। कंटेंट वही हो गया कि जो जो थ्योरी उसके अंदर लिखी है उसको हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हम अच्छे तरीके से बोल सकें। प्रिपेयर द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। बॉडी ये होता है कि स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसकी बॉडी एक्सप्लेन, मतलब उसके अंदर बॉडी होता है डिटेल में बात करना, फिर वो हम डिटेल में बात करते हैं इस तरह। प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन का भी आपको पता है कि जब आप थीसिस और कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं तो आप इंट्रो देते हैं उसके बारे में और एंड पे जाके आप कंक्लूजन देते हैं, यानी कि आपने ये काम कर लिया है और ये प्रॉब्लम्स थी और उनका ये सोल्यूशन आपने निकाला। उसके बाद देखें प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन। अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, जब भी आप अपनी स्पीच या अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। प्लानिंग एन ओरल मैसेज इज सिमिलर टू प्लानिंग ए रिटन मैसेज, ठीक है। अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाता है ना, प्लानिंग एन ओरल मैसेज इज सिमिलर टू प्लानिंग अ डैश, तो रिटन मैसेज आपने सेलेक्ट करना है। ओरल क्या होता है, ज़बानी होता है, और रिटन क्या होता है कि आपने जिसको लिखना है। अब जब आप स्पीच या प्रेजेंटेशन अपनी प्लान करते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे आपने कोई काम करना है तो आप प्लानिंग करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरह से यू डेवलप द मेन आइडिया। मेन आइडिया का मतलब ये है कि जब आप कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे लिखना है तो उसका मेन आइडिया या उसका मेन टॉपिक क्या होता है आप ऊपर पहले एक्सप्लेन करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन। फिर आप आउटलाइन देते हैं कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है, फिर आपने एवेल्यूएशन एनालाइज लिखना है, फिर एवेल्यूएशन, फिर कंक्लूजन्स, फिर रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसके बाद है एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट लेंथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना पैराग्राफ कितने वर्ड्स पे रखना है, आपने कितने लंबे सेंटेंसेस लिखने हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक पेज जो है वो उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसके ऊपर कितने पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिसाइड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये इसको स्काई ब्लू सा कलर दे दिया है, मैंने हेडिंग को जो है मेन हेडिंग उसको ब्लू कलर दे दिया है, और जो एज एन एमसीक्यूज था उसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया। मतलब ये स्टाइल क्या होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन का। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए, ठीक है। अब हमने इनको देखना है आगे, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया, इस ये भी वही है जैसे कि ये लिखा हुआ डेवलप द मेन आइडिया, ठीक है। तो हमने अपने मेन आइडिया को कैसे डेवलप करना है कि हमारा द टॉपिक ऑफ अ टेक्स्ट इज़ द सब्जेक्ट। अब मैंने ऐसे लिखना है फॉर एग्जांपल स्कूल पे, तो स्कूल मेरा क्या है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है, या कह लें एक जो है मेन आइडिया है, ठीक है। एन आइडिया इज़ व्हाट यू से अबाउट अ टॉपिक। आइडिया क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमने क्या कहना है, वो हमारा आइडिया होता है। अ थीम इज़ एन, ये भी वही है, थीम भी वही होता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस इज़ द टर्म यूज टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ दैट कंटेन्स मेन आइडिया। उसने कहा है कि जो आपके सेंटेंसेस होते हैं या जो आपका पैराग्राफ होता है वो आपका मेन आइडिया होता है कि जिसमें आपने बात करनी होती है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटलाइन। ये हम ये वाले पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता हो, ये देखें
मेन आइडिया, फिर हमने आउटलाइन को डिस्क्राइब करना होता है, फिर लेंथ देखनी होती है और फिर इफेक्टिव स्टाइल। इसी को मैं वन बाय वन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटलाइन का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ये लेक्चर था, आप ये लेसन अगर खोल कर देखें तो उसकी कुछ आउटलाइंस होंगी। अगर मैं आपको ये देखिए, ये लेसन पढ़ने से पहले हमने इसकी आउटलाइन देखी है। आउटलाइन का मतलब होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमने इसके अंदर मेन चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है, फिर उसकी सब कैटेगरीज कौन सी पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि ये प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर ये मेन पॉइंट है और इसके आगे सब पॉइंट्स हैं। तो इस तरह आउटलाइंस। तो इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से उसको 3-4 पॉइंट्स में बयान कर सकते हैं कि द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम होता है। द पर्पस, ये होता है कि हमने उस टॉपिक के अबाउट हमने क्या इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। द ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस कितनी है, ठीक है, या वो इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही। तो ऑडियंस भी एक हमारी आउटलाइन बनती है ना, क्योंकि वो भी हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड है। हमने ऑडियंस को ही तो प्रेजेंटेशन देनी है। अब मैं लेक्चर दे रही हूँ, ये मेरा लेक्चर आप लोग देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, तो मेरे लिए ये एक जो है की है। यानी जब तक आप देखेंगे नहीं तो मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, या मुझे मेरी जो ये जो वीडियो है उसको वो कैसे वैल्यूएबल होगी। तो आप ऑडियंस भी मेरे लिए जो है वो एक की पॉइंट है, ठीक है। टाइम अलॉटेड फॉर यू स्पीच और योर प्रेजेंटेशन, उसके बाद टाइम होता है। अब जितनी टाइम के अंदर मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, या फिर ये कह लें कि जब एक बंदा ऑफिस में प्रेजेंटेशन देता है ना, तो एक जो ऑनर होता है उसकी तरफ से उसको टाइम अलॉट किया जाता है कि आपने इतने टाइम के अंदर स्पीच करनी है, प्रेजेंटेशन अपनी कंप्लीट कर लेनी है, तो वो टाइम अलॉटेड होता है। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ एन आउटलाइन, कि आउटलाइन क्या होती है, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं। लॉजिकल और जनरल डिस्क्रिप्शन होती है, एन ऑर्गेनाइज्ड समरी होती है, एन आउटलाइन रिफ्लेक्ट्स लॉजिकल थिंकिंग एंड क्लियर क्लासिफिकेशन। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये आउटलाइन, वैसे तो आपको मैंने लेसन में भी दिखा दिया, लेकिन इस तरह भी होती है कि एक टॉपिक होता है, फिर उसकी सब कैटेगरीज, फिर टॉपिक, फिर उसकी सब कैटेगरीज। उसके बाद एस्टिमेट द लेंथ, लेंथ हम किस तरह से करते हैं, विद इन टाइम, पेजेस लेंथ और वर्ड सेंटेंसेस लेंथ। यानी कि उसने कहा है कि जो लेंथ होती है ना, उसको हमने क्या करना होता है कि हमारे जो पेजेस हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे इसके अंदर, हमने उसके अंदर एक पेज के अंदर कितने वर्ड्स यूज़ करने। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज है, इसके अंदर मैं उतने ही वर्ड्स लिख सकूँगी जो आप इजीली समझ सकें। अगर मैं इस पूरे पेज को एक पैराग्राफ से भर दूँ और मैं आपको समझाना शुरू कर दूँ तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। अगर पॉइंट बना के छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी डिज़ाइनिंग करके समझाऊंगी तो आप जल्दी जल्दी कैच कर लेंगे। इसी तरह ये फ्लावर देखें, ये छोटा है और ये बड़ा है, इन दोनों की लेंथ उसने मापी है। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एनालाइजिंग योर ऑडियंस, कि हम अपने ऑडियंस को कैसे जज करते हैं। अब ये उन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, जब मैं आपको ये पैराग्राफ समझाऊंगी तो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको ये इस तरह पॉइंट्स बना के समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो यही होता है कि हम जो है अपने पेज को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करें, उसके अंदर कंटेंट उतना लिखें जितना जो है वो इजीली आ सकता है और उसको हम इजीली एलेबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मैंने ऐसे ही लगाई है कि एक बंदी जो है सॉरी, वो क्या कर रही है, अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है और ये आप प्रोजेक्टर देख सकते हैं साइड पे, ठीक है। तो दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर कर रही है, तो उनके मेन पॉइंट्स वो एक्सप्लेन कर रही है। तो इसी तरह हमने अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन, उसकी लेंथ, उसकी हर चीज़ जो है वो देखनी होती है। प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और जब मैं अगला लेक्चर दूंगी तो मैं उसमें सबसे पहले ये कहूँगी कि हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ जिस पे मैंने लेक्चर देना होता है। लेकिन मोस्टली जो बहुत अच्छे अच्छे जो हैं प्रेजेंटेशन देते हैं लोग, वो ऐसे ही करते हैं, या जो टीचर्स होते हैं वो पहले बच्चों को क्लास में एंटर होते ये याद करवाते हैं कि हमने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसकी आउटलाइन पहले देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा याद आ जाए और फिर आगे चलते हैं। तो इसी तरह ये है प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन, कि जब पूरी प्रेजेंटेशन दे देते हैं फिर आप उनको आउटलाइन से याद करवाते हैं, फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि हमने ये पढ़ा है। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप पॉइंट्स देखें, योर इंट्रोडक्शन विल समराइज योर मेन आइडिया, आइडेंटिफाई द स्पॉटिंग पॉइंट्स एंड इंडिकेट द ऑर्डर इन विच यू डेवलप दीज पॉइंट्स। मतलब कि वही सारी चीज़ें उनको एलेबोरेट करके थोड़ा सा बताना, और ताकि वो उसको जो है ऑडियंस जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके और हर बंदा जो है इंडिविजुअली फैक्ट्स और फिगर्स को जो है वो रिलेट कर सके मेन आइडिया के साथ। तो ये होता है हमारा प्रीव्यू प्रेजेंटेशन।
उसके बाद हमने पढ़ना है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी क्या होती है। अब उसमें यहाँ पे मुझे ये एक लाइन बड़ी अच्छी लगी है, उसने कहा है, अ स्पीकर विद हाई क्रेडिबिलिटी इज़ मोर परसुएसिव देन अ स्पीकर विद लो क्रेडिबिलिटी। जब आप कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं, यानी आपने कोई लेक्चर समझना है, तो आप वीडियो देखना शुरू करते हैं। एक ही टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस बनी होती हैं, ठीक है, हर बंदे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब आप कोई एक वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है नहीं ये नहीं सही समझा रहा, तो आप किसी और वीडियो पे चले जाते हैं। तो यही है कि एक जो अच्छा स्पीकर होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, या हाई क्रेडिबिलिटी, जब वो जो है इज़ मोर परसुएसिव, यानी उसके पास स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है अदर देन जिसके पास लो क्रेडिबिलिटी है। तो पीपल जो ऑडियंस होती है, जब वो अपने जो स्पीकर को जज कर लेती है इजीली कि इसके पास नॉलेज है, ये है, तो वो किस तरह से डिलीवर कर रहा है, अच्छा डिलीवर कर रहा है या नहीं डिलीवर कर रहा है। तो ये चीज़ें जज करना ऑडियंस का अपने स्पीकर के अबाउट, यानी जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके अबाउट, तो वो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी कहलाती है। अब यहाँ पे देखें ये वाली लाइन, देखें, पीपल विल डिसाइड विद इन अ फ्यू मिनट्स वेदर यू आर वर्थ लिसनिंग, ठीक है, कि इजीली जो है वो ये जज कर लेते हैं पीपल्स जो हैं। तो यही है, इसमें ये आ जाते हैं पॉइंट्स दो तीन कि योर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोफेशन, द नेम ऑफ योर कंपनी। मतलब बस आप इसका यही कॉन्सेप्ट रखें कि जज करना पीपल्स को विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।